अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ गल्फ नेशंस में मल्टीपल कंट्रीज का इस वक्त दौरा कर रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया, जिस पर मेन चैनल AM रात पर हमने वीडियो बना दी है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और अब रिसेंटली ये खबर भी आ चुकी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ इस वक्त इराक में मौजूद है और इराकी एयरफोर्स चीफ ने उनको वेलकम किया और वहाँ हाई लेवल मीटिंग्स ऑनगोइंग है। अब ये चीज़ तो आप खबरों में बारहा देख चुके होंगे कि इराक पाकिस्तान से GF-17 थंडर खरीदना चाहता है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो नॉर्मली मुख्तलिफ वीडियोस में आपने नहीं देखे होंगे। पाकिस्तान और इराक के दरमियान जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन है या एक हद तक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, वो कोई आपका नहीं है या कोई नया नहीं है। पाकिस्तान और इराक के ताल्लुकात शुरू से ही बहुत अच्छे रहे हैं। अब 2023 में क्या हुआ कि इराक ने अपनी एयरफोर्स का मॉडर्नाइजेशन प्लान लॉन्च किया, जिसके तहत इराक ने $5 बिलियन अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने पर लगाने थे और उसमें से $664 मिलियन उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक अनस्पेसिफाइड डील के लिए सैंक्शन कर दिए। तभी से ये खबरें आना शुरू होगी कि वो $664 मिलियन के एवज 12 GF-17 थंडर पाकिस्तान से खरीदना चाहते हैं, लेकिन ये डील उस वक्त आगे नहीं बढ़ सकी। उसकी रीजन कुछ तो इराक के इंटरनल पॉलिटिकल इश्यूज भी थे, दूसरा इराक के अंदर जो सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज है, मतलब एक तरफ अमेरिका की फौजियां वहां मौजूद हैं, दूसरी तरफ नॉर्दर्न इराक में तब से लेकर आज तक एक वॉर जैसी सिचुएशन चल रही है कुर्द मिलिटेंट्स के साथ, और तीसरी तरफ इराकी एयरफोर्स मेंटेनेंस के मामलात में बहुत ही ज्यादा इश्यूज फेस कर रही थी। यहाँ तक कि 2020 से लेकर 2024 तक या इवन अब भी इराकी F-16 एक प्रॉपर क्राइसिस से गुजर रहे हैं। उसकी वजह ये थी कि US की टीम्स जो इराक में इराकी F-16 को मेंटेन करती थी, ओवरहॉल करती थी, उन्होंने वो सिक्योरिटी रिस्क की वजह से टीम्स वापस बुला ली US ने। जब वो टीम्स चलेगी तो इराकी F-16 को मेंटेन कौन करता? इराकी इंजीनियर्स और इराकी टेक्नीशियंस को कभी इस तरह की ट्रेनिंग ही नहीं दी गई थी, तो इराकी F-16 अल्टीमेटली ग्राउंड हो गए और अभी भी ऑलमोस्ट मोर देन 50% फ्लीट ग्राउंडेड है। अब पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ, और इसी दौरान ये चीज भी अब शुरू हो चुकी है कि US की तरफ से जो लॉन्च किया गया UN असिस्टेंस मिशन फॉर इराक, जिसे UNAMI कहा जाता था, ये 31 दिसंबर 2025 को शट डाउन कर दिया गया और अब अमेरिका की जो ट्रूप्स हैं वहां पर वो विड्रॉ कर रही हैं। तो कुछ अर्सा तक हम ये भी देखेंगे कि इराक में अमेरिकन फौजियां नहीं होंगी, लेकिन उससे इराक के लिए खतरात बढ़ चुके हैं। नॉर्दर्न इराक में जहां कुर्द मिलिटेंट्स मौजूद हैं, वो तो नॉर्दर्न इराक को तोड़ने की बात करते हैं, फिर वहीं पर अलकायदा और दाइश जैसी तंजीमें भी मौजूद हैं। अब इन तमाम चीजों के चलते आपने अक्सर औकात ये भी देखा होगा कि इराकी मिलिट्री अक्सर औकात इंगेज होती है, लेकिन इराकी एयरफोर्स या इराक के ड्रोन्स की आपने स्ट्राइक्स नहीं देखी होंगी, क्योंकि उनके पास प्रॉपर वो इक्विपमेंट भी नहीं है, वो इकोसिस्टम भी नहीं है और उनकी इस तरह ट्रेनिंग भी नहीं है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ इसी कॉन्टेक्स्ट में इराक में मौजूद है, जहां GF-17 थंडर की डील से भी ज्यादा अहम ये है कि इराक को ड्रोन्स प्रोवाइड किए जाएं, उन्हें सबसे पहले उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। इनिशियली ये भी पॉसिबल है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के टेक्नीशियंस और टेक्निकल स्टाफ वहां पर मौजूद हो, जो सबसे पहले पाकिस्तानी वेपन्स के लिए एक इकोसिस्टम वहां पर क्रिएट करें। आपके पास बेशक F-22 रैप्टर आ जाए, लेकिन उसके लिए प्रॉपर हैंगर्स, फिर सपोर्टिव इक्विपमेंट उसके लिए नहीं है, आपके पास प्रॉपर टेक्निकल टीम नहीं है, तो वो F-22 10-12 दिनों में कबाड़ का ढेर बन जाएगा। तो यही वजह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स सबसे पहले इराक को वो टेक्निकल टर्म्स पर ट्रेन करना चाहती है, ताकि इराक की मिलिट्री अगर शापर जैसे ड्रोन्स पाकिस्तान से लेती है, क्वाडकॉप्टर्स तक इवन लेती, और इवन 2025 में नेस्कॉम या गिट्स की तरफ से तैयार करदा एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी इराक ने इंडक्ट कर दिया है। ये इराकी आर्मी के अंडर है और ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम खास तौर पर क्वाडकॉप्टर्स और ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए डेवलप किया गया है। और उसकी वजह ये है कि इराकी मिलिट्री की अपनी टैक्टिक्स तो इंफीरियर हैं ही, उनके मुकाबले में जो दाइश जैसे मिलिटेंट्स लड़ रहे हैं, ये इवन कुर्द मिलिटेंट्स लड़ रहे हैं, उनके पास प्रॉपर ड्रोन यूनिट्स हैं, वो ड्रोन्स यूज करते हैं, तो उससे इराकी मिलिट्री ऑलरेडी बैकफुट पर आ जाती है। तो उनको काउंटर करने के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम उन्होंने पाकिस्तान से खरीदे। अब इसमें शायद 1.5 से 2 साल लगेगा। इराक जब तक अपनी प्रॉपर कैपेबिलिटीज डेवलप नहीं करता, जो इकोसिस्टम उन्हें चाहिए नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स को ऑपरेशनलाइज रखने के लिए, वो इकोसिस्टम जब तक डेवलप नहीं होगा, तब तक GF-17 थंडर्स की डिलीवरी भी इराक को नहीं होंगी। लेकिन इराक इस वक्त इंटरेस्टेड है GF-17 थंडर में, और पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ का इस वक्त वहां जाना ये इस चीज को ऑलमोस्ट कंफर्म करता है। और माजी में पाकिस्तान और इराक के मुख्तलिफ डेलीगेशंस की जब मीटिंग्स होती रही हैं, तो ऑफिशियल पाकिस्तान एयरफोर्स की PR में भी इस चीज का जिक्र मिलता है। अब करंटली इराक के पास F-16 तो मौजूद है जो 2015 में डिलीवर हुए थे, लेकिन ये F-16 50% से भी ज्यादा हद तक ग्राउंडेड है। कुछ पुराने Su-25 जैसे एयरक्राफ्ट हैं। देन साउथ कोरिया से T-50 एयरक्राफ्ट भी खरीदे हैं इराक ने, लेकिन उन्हें प्रॉपर एक
फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए। अगर F-16 की बात की जाए तो ऑपरेशनली वो इस हालत में नहीं है। अगर F-16 को मेंटेन भी रखना है तो उन्हें यूएस से उसकी असिस्टेंस चाहिए, जो अभी अमेरिका देने की ना तो पोजीशन में है और ना ही मूड में है, क्योंकि इराक में अब उनका उस तरह कोई इंटरेस्ट है नहीं। दूसरी तरफ अगर JF-17 थंडर वो लेते हैं, जो कि वो ऑब्वियसली लेंगे, तो इसमें उन पर कोई सैंक्शंस का खतरा नहीं है। प्लस JF-17 थंडर की ऑपरेशनल कॉस्ट F-16 से हाफ है, कम है। यानी जितनी कॉस्ट में आपने एक F-16 से एक मिशन परफॉर्म करना है, उतने ही पैसों में 2 JF-17 थंडर्स फ्लाई करवाए जा सकते हैं या उनसे वो मिशन परफॉर्म करवाया जा सकता है। तो रिलायबिलिटी JF-17 थंडर की ऑब्वियसली एग्जिस्ट करती है और इस चीज को पूरी दुनिया मानती है। अब अगर आप रीसेंट पैटर्न देखें, जहां इवन सूडान JF-17 लेना चाहता है, फिर लीबिया, बांग्लादेश और आजरबाईजान को ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं। ये तब से शुरू हुआ जब पाकिस्तान ने JF-17 से S-400 के रडार्स को डिस्ट्रॉय किया, और ये चीज पूरी दुनिया के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी। जहां यूक्रेन हाईमार्स रॉकेट्स और लॉयटरिंग म्यूनिशन को यूज कर रहा था, वहीं पाकिस्तान ने अपने इवन पुराने JF-17 ब्लॉक 1 को यूज करते हुए S-400 के मोस्ट सोफिस्टिकेटेड रडार्स को डिस्ट्रॉय किया, जो कि एक केस स्टडी है अपने आप में। क्योंकि ऐसे मिशंस में पॉसिबिलिटी यही होती है कि जहाज एयर डिफेंस के रडार्स को डिस्ट्रॉय तो करेगा, लेकिन एयरक्राफ्ट खुद भी इस ऑपरेशन में शूट डाउन हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने ना तो अपना कोई नुकसान होने दिया, और इतना खतरनाक सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम का जो ऑपरेशन था उसे कामयाबी से अकम्प्लिश किया। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में इस वक्त आप हेडलाइंस भी उठा के देखें तो हर जगह JF-17 थंडर को लेकर डिस्कशन की जा रही है, इसकी कैपेबिलिटीज को एक्सप्लोर किया जा रहा है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।